हेलो बच्चों, उम्मीद है आप नीट के लिए जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। नीट पीवाईक्यू में मैं आपकी हेल्प कर रहा हूं। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर 5 वर्क एनर्जी एंड पावर पे पहुंच गए हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक वर्क एनर्जी पावर का नीट के पीवाईक्यू आप पूरा देखिएगा, जिससे कोई भी कॉन्सेप्ट मिस ना हो। मैंने हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझाकर आपको क्वेश्चन बनवाए हैं, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाए और सीख पाए। तो मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद नीट चैनल। अपना एक अरविंद एकेडमी के नाम से भी चैनल है। क्लास 12 बच्चों पे फोकस करता हूं। वहां बच्चे कहते हैं कि आप फिजिक्स काफी आसानी भाषा में पढ़ाते हैं। वही काम मैं अरविंद नीट पे करने वाला हूं, क्योंकि यहां पर भी आपको होता है फिजिक्स का फोबिया। तो अपने 25 साल के एक्सपीरियंस, हार्ड वर्क और नीट फिजिक्स के लिए इस्तेमाल की गई सरल भाषा से मैं आपकी फिजिक्स फोबिया को दूर कर दूंगा, जिससे आपके न्यूमेरिकल निकलने लगेंगे। और फिजिक्स के न्यूमेरिकल जब निकलने लगेंगे तो नीट में सिलेक्शन आपका कौन रोक पाएगा। तो झट से अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। आप जानते हैं कि नीट फिजिक्स के लिए आपके बेस्ट रिसोर्स क्या है। एक है एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल क्लास 11-12 के, और 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आप ये तीनों लगा चुके हैं तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी है, गुड न्यूज है। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे हैं। और अगर आपने नहीं लगाया, ये आपको चाहिए इसमें मदद या हेल्प, तो मैंने आपके लिए बना दिया है नीट संपूर्ण कोर्स। इसके अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स पूरे बुक के 11th के 12th के दोनों के सरल भाषा में मैंने रिकॉर्ड किए हैं। वीडियो फॉर्मेट में सॉल्यूशंस हैं। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। साथ में 10 साल के पीवाईक्यूज नीट के भी मिल जाएंगे। सब सुपर इजी लैंग्वेज में रिकॉर्ड है इन नीट संपूर्ण कोर्स। इसके अंदर टोटल जो वीडियोस की संख्या है 1254। एक क्वेश्चन के लिए एक वीडियो है। 1254 क्वेश्चंस हैं और 634 क्वेश्चंस हैं जो कि नीट पीवाईक्यूज के हैं। उसके अलावा 620 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल या एक्सरसाइज के हैं। तो नीट संपूर्ण ले लीजिए, और जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट चैनल को, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। ये अरविंद नीट ऐप नया ऐप है आपके लिए, स्पेशल फोकस करने के लिए, केवल नीट वाले बच्चों के लिए मैंने ये बनवाया है, जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। उसके बाद अरविंद नीट के स्टोर सेक्शन में आइएगा, वहां पर आपको नीट संपूर्ण दिखाई पड़ेगा। ये कोर्स लेकर पढ़ाई अपनी तुरंत चालू कर दीजिए। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और, अरविंद नीट टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां मैं देता रहता हूं आपको गाइडेंस, जिससे कि आप राइट पाथ पर चलते रहें। चलिए, जिस वजह से वीडियो बन रहा है, यानी पढ़ाई करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, करते हैं नीट 2024 का ये क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। देखिए, टू बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास अंडरगो कंप्लीटली इनइलास्टिक वन डायमेंशनल कोलिजन। देखिए, दोनों की सेम मास के हैं, तो ये ए ले लो और इसी तरीके से दूसरा भी मास बी ले लो, और ये आपका अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है तो ये दोनों यहां पर जाएंगे चिपक, ऐसे। ये कहानी यहां पर हो जाएगी, ठीक है। द बॉडी ए मूव्स विथ वेलोसिटी v1, ये वेलोसिटी कितनी थी v1, वाइल बॉडी बी एट रेस्ट। यहां इसकी बात करें, अगर मैं v1 लिखा है तो इसको va लिख देना चाहिए और vb लिख देना चाहिए 0। द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर कोलिजन, दोनों चिपक गए। इनकी जो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन है वी सिस्टम की, वो दे रखी है v2। रेशियो v1 अपॉन v2 हमको बताना है। देखिए, कैसा भी कोलिजन हो, वहां कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होता ही है। तो हम क्या करेंगे, हियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। आप ध्यान रखिएगा, कैसा भी मोमेंटम हो, कैसा भी कोलिजन हो, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो मोमेंटम कंजर्व है, यानी इनिशियल फाइनल कर दो, तो पी टोटल, पी इनिशियल टोटल और पी फाइनल टोटल। तो इनिशियल क्या रहा, पहले का तो रहा mv1, दूसरे का रहा m इंटू 0, m इंटू वी जोड़ दिया एक ही डायरेक्शन में, और वहां पर m का मतलब 2m हो गया है मास, और इसका वेलोसिटी हो गया है v2। और निकाल, यहां से देखिए अब आ गया mv1 इज इक्वल टू 2mv2। ये mm कट गया, v1 अपॉन v2 की वैल्यू 2/1 आ रही है। और अगर यही पूछा है तो सवाल खत्म हो गया है। जी हाँ,
2:1, यानी आंसर 4 इज द करेक्ट वन। ये आंसर यहाँ 4 सही है। मेरे ख्याल से आप बिल्कुल बेहतर ढंग से सीख पाए होंगे, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं नीट का ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, देखिए आराम से लग जाएगा। लिखा है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनी पार्टिकल इज गिवन बाय दिस वन। ये डिस्प्लेसमेंट दिया जा रहा, मतलब x लिख दो चाहे, जिसे आप डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और इसकी वैल्यू है 2t-1। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर। अब इंस्टेंटेनियस पावर क्या होती है? पावर आप जानते हैं, पावर का फॉर्मूला है F × V। तो किसी क्षण, तो जिस, ये फोर्स तो 5 ही न्यूटन बराबर लगवा रहे हैं, तो जिस क्षण निकालना हो उस क्षण वेलोसिटी निकाल लो। आप जानते हैं कि वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी dx/dt। बस देखिए, इतना जरा सा सवाल है। अब इसी को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए साहब। अब इसको डिफरेंशिएट करना तो 100% आता होगा आपको। ये 2 आया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, ये 2 मिल गया। अब इसी वैल्यू को यहां पर रख दिया जाए तो P की वैल्यू क्या हो गई? 5 न्यूटन का फोर्स है और 2 आ गई इसकी स्पीड 2, यानी वैल्यू हो गई 10 SI यूनिट के साथ में। तो 10 हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। ये देखिए आंसर यहां पर नंबर 3 आ गया है। बस निकल आया, इंस्टेंटेनियस पावर है। क्योंकि V F बदल नहीं रहे हो, V बदल रहे हो, तो जो V पड़ा जिस समय पर, जिस क्षण पर, जिस इंस्टेंट पर, वही लगा दीजिए, काम खत्म। नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों लगाते हैं 2023 का क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। देखिए ये 2023 का क्वेश्चन, देखते हैं इसको। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर इज U। मान लीजिए ये कोई स्प्रिंग थी ऐसे मीन पोजीशन में, आपने इसको एक से खींचा मीन पोजीशन से थोड़ा सा ज्यादा, तो ये मीन पोजीशन थी, ये मान लीजिए 2 सेंटीमीटर आपने शुरू में स्ट्रेच किया है। तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है जो कह लीजिए, वो कितनी है? U। आप जानते हैं कि जो स्प्रिंग की एनर्जी होती है वो ½ kx² के बराबर होती है। x होता है डिस्प्लेसमेंट यहां पर, तो यहां पर आप वैल्यू लिख सकते हैं U = ½ kx², या U = ½ k होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, और सेंटीमीटर में ही लिख देते हैं क्योंकि ये सवाल अभी देखिएगा रेशियो में आ जाएगा। तो ये ½ kx² इस तरीके से मैंने लिख दिया। अगले में कह रहा है इफ द स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर। अगले में क्या किया आपने? स्प्रिंग को और खींच दिया है नीचे तक। अभी मीन पोजीशन देखिए यहां थी, इससे जो आपने स्ट्रेच किया है वो 8 सेंटीमीटर है, यानी x की वैल्यू अब 8 सेंटीमीटर हो चुकी है। तो अब नया वाला एनर्जी कितना हो जाएगा? ½ k 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बढ़िया। अब कह रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट विल बी, ये U' कितना है ये बताना है। ये तो U के बराबर ही था। अब क्या करते हैं हम लोग, इसको डिवाइड कर देते हैं एक दूसरे को। तो ये देखिए U' अपॉन U = ½ k 8 का स्क्वायर अपॉन ½ k 2 का स्क्वायर। ½ k कट गया और ये 8/2 कर लिया जाए तो कोई बुराई नहीं है, ये 4 का स्क्वायर आ जाएगा और 4 का स्क्वायर होता है 16। तो U' की वैल्यू कितनी हो गई? 16U के बराबर। और ये देखिए आपका यहां पर ये आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर बेटा B है। तो ये सवाल देखिए कितने प्रेम पूर्वक खत्म हो गया। छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा है जो आप अजली समझ पाए होंगे। मैं हटता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2022 का क्वेश्चन। ये देखिए 2022 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी काफी आसान है, छोटी सी बात ध्यान रखनी है। लिखा है इलेक्ट्रिक लिफ्ट विथ ए मैक्सिमम लोड ऑफ 2000 किलोग्राम लिफ्ट प्लस पैसेंजर्स इज मूविंग अप विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑफ 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये देखिए यहाँ पर लिफ्ट है, ऐसे आप समझ पाए इसलिए। यहाँ पे कोई बंदा भी होगा, कुछ लोग होंगे, और ये लिफ्ट किसी पुली पर ऐसे जा रही होगी और इसको खींचा जा रहा है। ये इस तरीके से आप इसको खींच रहे हैं जहां इसकी स्पीड 155 मीटर पर सेकेंड है। बढ़िया। द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन इज 300 न्यूटन। अब जब इसको खींचा जा रहा है ऊपर की तरफ, जो फ्रिक्शन फोर्स है
वो अपोजिट होता है, रिलेटिव मोशन का विरोध करता है हमेशा। वो कितना है, 3000 न्यूटन का, वो उसको अपोज कर रहा है। द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर टू द लिफ्ट इन वॉट्स इज, तो मिनिमम पावर मोटर कितना जनरेट करे कि लिफ्ट को उठा पाए। तो देखिए पावर का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इंटू वी, ये ध्यान रखिएगा आप। तो F इंटू वी, तो यहां पर V तो हमको मालूम है ये, लेकिन F हमें निकालना पड़ेगा, जो F मोटर जनरेट कर रहा है, जो फोर्स, क्योंकि वो फोर्स इतना होना चाहिए कि इस लिफ्ट को ऊपर ले जा पाए और इसको भी कंपनसेट कर पाए। यानी वो फोर्स कितने के बराबर होना चाहिए बेटा जी, F इक्वल टू ये टोटल इसका मिला के mg था, ये mg को भी ऊपर ले सके और इस F को भी संभाल सके। ये दोनों नीचे काम कर रहे हैं ना, mg और F। तो टोटल को, ये ऊपर टोटल फोर्स जो मशीन मोटर ऑफर करे, वो कैपिटल F इन दोनों को बैलेंस कर ले, तभी वो कहानी बनेगी। अब इसी फॉर्मूले को यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब यहां पे इस F को निकालने के लिए mg की वैल्यू दे रखी थी यहां पर 2000 न्यूटन, देखिए वहां पर। तो ये 2000 न्यूटन नहीं है, किलोग्राम है। तो kg और g की वैल्यू 10 कर दीजिए। F कितना है, 3000 न्यूटन। तो यहां हो गया, ये देखिए 2000 है, कितना है, हाँ, तो ये हो गया 20, टोटल मिलके हो गया 23000 न्यूटन। उम्मीद है बहुत आसानी से आप समझ पा रहे होंगे। तो इसके लिए F आप निकाल लिए हैं 23000, तो पावर कितनी हो गई, 2 3 1 2 3 23000 न्यूटन, और स्पीड है 1.5, मल्टीप्लाई कर दीजिए 34500 वॉट, आपका आंसर आ जाएगा। और यही आपका आंसर है, यानी कि 34500, यानी सी ऑप्शन इज दी करेक्ट ऑप्शन। सवाल हो गया। और लॉजिक भी समझना ये जरूरी था कि ये जो फोर्स जो मोटर ऑफर कर रहा है फोर्स, वो फोर्स इसके वजन, जो कि इसका वजन भी mg नीचे काम करेगा, इन दोनों को बैलेंस कर ले, तभी ये कहानी v विदाउट एक्सेलेरेशन ये ऊपर जा रही है। तो ये बैलेंस होना चाहिए F प्लस mg के बराबर। तो इस बात को आप समझ पाए होंगे। इसको आप बेटा प्रेम पूर्वक नोट कर लीजिए, बड़ी क्लैरिटी से सवाल हो गया है। तो बच्चों करते हैं 2021 का क्वेश्चन। ये रहा 2021 का क्वेश्चन, और देखिए इसको कितने आराम से लगाएंगे हम लोग। लिखा है वाटर फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ 60 मीटर, पानी ऊपर से गिर रहा है 60 मीटर ऊपर से। द रेट ऑफ, पानी गिरने का रेट है 15 किलोग्राम पर सेकेंड। टू ऑपरेट ए टर्बाइन, ये देखिए कुछ ऐसी सिचुएशन होगी, यहां से कोई डैम होगा, ये पानी ऐसे ऐसे गिर रहा है, और यहां कुछ ऐसे इन्होंने ऐसे टर्बाइन बना दी है। ये टर्बाइन जमा लीजिए, बिजली पैदा करने के लिए एक रफ स्केच है। अब इस पे ये पानी पड़ेगा तो ये टर्बाइन घूमेगी और इससे बिजली पैदा होगी। जहां से पानी गिर रहा है उसकी हाइट यहां दे रखी है 60 मीटर। ऐसे थोड़ा विजुलाइज कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। द लॉसेस ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स आर 10% ऑफ द इनपुट एनर्जी। अब जो एनर्जी ये पानी गिरते वक्त इसको दे रहा होगा उसका 10% फ्रिक्शन में लॉस है। तो 10% लॉस फ्रिक्शन के अंदर पावर का, फ्रिक्शन फोर्स। हाउ मच पावर इज जनरेटेड बाय द टर्बाइन। अब ये जो टर्बाइन है वो कितनी पावर जनरेट करेगी आपको ये बताना है। भाई ये गिरा, कुछ नहीं करना है, वर्क निकाल दो या पावर के टर्म में 10% लूज करा दो, बची हुई 90% पावर जनरेशन हो गया। तो यहां पर आप देखिए जो दे रखा है वो m/t दे रखा है, 15 किलोग्राम पर सेकेंड का रेट आपको दे रखा है। g दे रखा है, या ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो पावर होगी वो 10% अगर वेस्ट हो जाएगी तो 90% जनरेशन में होगी। तो पावर क्या होता है, पावर पहले निकालिए वर्क पर यूनिट टाइम, तो mgh पावर और पर यूनिट टाइम वर्क अपॉन एनर्जी ये पावर है। और इसका 90% ही हमारे काम आएगा, 10% फ्रिक्शन फोर्स में निपट गया है। तो ये हो गया
एम, जिसको GH कर लो बाहर, और m/t की वैल्यू हमको दे रखी है, इसलिए हमने ऐसा लिख दिया है। अब यहाँ पे कलर थोड़ा बदल लेते हैं जैसे पकड़ में बात आ जाए। G की वैल्यू ले लो 10, हाइट 60 मीटर, m/t 15 थी और 90/100, तो इसको तो खैर चलिए आपके लिए 90/100 ही लिख देते हैं जिससे आप कैलकुलेट आसानी से कर पाओ। 2 जीरो उड़ा दीजिए, ये जीरो कट गया और ये जीरो कट गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 छक्के 90 और 9 9 81, 810 इंटू 8100 हो गया, तो ये हो गया 8100 वॉट, या किलो वॉट की बात करेंगे तो 8.1 किलो वॉट। ये आपका देखिए यहाँ पर आंसर है। और ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट चॉइस। तो ये कोई भी बिना किसी दिक्कत के देखिए लग गया। छोटी सी बात बस समझनी थी कि भाई 10% का लॉस हो रहा है एनर्जी में, पावर में, तो आपको 90% का आउटपुट मिलने वाला है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। पूरा मैंने डायग्राम से समझाया कि एक्चुअली सिचुएशन क्या है, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, समझ में आसानी से आए कि भैया हो क्या रहा है यहाँ पर। खैर नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है ए मास m इज अटैच्ड टू ए थिन वायर एंड वर्ल्ड इन द वर्टिकल सर्किल। एक मास वायर में है और ये वर्टिकल सर्किल में ऐसे घुमाया जा रहा है। ये कोई यहाँ पे मान लीजिए मास m लगाए हुए हैं और इस तरह से घुमाया जा रहा है। द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक वन। ये वायर आपका कहाँ पर टूटने की संभावना ज़्यादा है? तो देखिए वायर तो टूटने की जो संभावना है ना, वो वहीं पर होगी जहाँ पर टेंशन मैक्सिमम मिले। और आप और हम जानते हैं कि इसका जो टेंशन होता है, इस पॉइंट को कोई नाम दे दो, इसको मेरे ख्याल से आप इस वाले को A बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं B। तो जो टेंशन आपका मैक्सिमम होता है वो आपका बॉटम पर होता है, तो इस पे बॉटम पर टूटने की संभावना ज़्यादा रहेगी। आपकी जानकारी के लिए TB लिख देता हूं, यानी बॉटम पर जो कि मैक्सिमम टेंशन होता है उसकी वैल्यू होती है mv²/r प्लस mg। v स्पीड हो गई, r इसका रेडियस हो गया, जैसे आप समझते रहते हैं। और TA की बात करूं जहां पे मिनिमम टेंशन मिलता है, उसकी वैल्यू हो जाएगी mv²/r माइनस mg। तो इसको आप याद रखिए, बड़े आसानी से यहां समझा जा सकता है। देखिए ये mg, अगर नीचे की बात करें तो mg नीचे एक्ट कर रहा है, T माइनस mg mv²/r सेंटीपिटल फोर्स इसको मुहैया करा रहा है। ये इक्वेशन हमने लिख दी है कि T माइनस mg, ये देखिए यहां पर लिखोगे तो मैं थोड़ा सा बताने के मूड में हूं, TB माइनस mg, और ये जो फोर्स बचा इसी ने mv²/r आपको ऑफर कर दिया है। तो TB इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg। ये निकालने की जरूरत नहीं, इतना तो रट के जाइए आप, क्योंकि कहाँ तक निकालेंगे तो ये आपको पता होना चाहिए। जो प्री डिफाइंड सिचुएशंस हैं और फार्मूले इस्तेमाल किए जाते हैं वो घोटा लगा के जाइए। तो यहाँ पे मिनिमम लोएस्ट पॉइंट पर टूटने की संभावना ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा मास एट द लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे टेंशन मैक्सिमम है। तो आंसर इज डी। उम्मीद है ये अच्छे से आप समझ पाए हैं, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2019 का क्वेश्चन। ये रहा 2019 का क्वेश्चन। लिखा है फोर्स F 20 + 10y acts on a particle in y direction where F is in Newton and y is in meter. Work done by this force to move the particle from y is equal to 0 to 1. अब आपको दिख रहा है कि y के हिसाब से फोर्स वेरी कर रहा है और हमको वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट सीधा नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। जैसे जैसे y बदल रहा है वैसे वैसे फोर्स बदल रहा है, तो यहाँ कैलकुलस लगानी पड़ेगी इतनी, क्योंकि फोर्स बदल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू dy के बराबर। अब यहाँ पर आप क्या लीजिए, फोर्स की वैल्यू हो गई 20 + 10y, और कहां से कहां तक निकालना, 0 से लेकर 1 तक। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आ गया 20y
और ये आ गया 10/2y²। इंटीग्रेट किया है, छोटा सा इंटीग्रेशन, और 0 तो खत्म, 1 लगा के छुट्टी कर दो, तो ये रहा 20 प्लस 1 का स्क्वायर यानी 10/2 यानी 5। टोटल मिला के वर्क डन हो गया 25 जूल। ये आपका आंसर है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है और 25 जूल बड़े पूर्वक निकला। और मैंने ये भी बताने की कोशिश की कि सीधे जो वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो या एफ डॉट डी लिखते हो, यहाँ पर एफ अगर कांस्टेंट, सिंपल वाला बात करते हैं चलो, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखते हो तो ये फोर्स कांस्टेंट होना चाहिए। अगर ये कांस्टेंट नहीं है तो आपको कैलकुलस का सहारा लेना पड़ता है। कांस्टेंट है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लगा दो, जो कई सालों से पढ़े हुए हो, समझ गए होंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का सवाल। आसान सवाल है, थोड़ा समझेंगे। ए मूविंग ब्लॉक हैविंग मास m कोलाइड्स विथ द अनदर स्टेशनरी ब्लॉक 4m। ये देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक है जो कि m के बराबर है और ये मूविंग है, मान लेते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी v मान लीजिए या u मान लीजिए, ठीक है u मान लेते हैं, चलो आपकी आदत पड़ी होगी ना u इसलिए। और ये जो 4m है ये इसका u1 बराबर u है और इसका u2 बराबर u2 बराबर 0 है, स्टेशनरी है। दोनों आपस में लड़ गए शायद, दी अनदर स्टेशनरी ब्लॉक, ये दोनों की यहाँ पे ऐसे टक्कर हो गई, m 4m। इसके बाद फिर अलग अलग हो गए होंगे m, और ये रहा 4m, इसका v1 और इसका v2। देखते हैं आगे क्या बोल रहा है। द लाइटर ब्लॉक m वाला कम्स टू रेस्ट, ये रुक गया टक्कर के बाद। व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द लाइटर ब्लॉक इज v, ये दे रखा है इनिशियल वेलोसिटी v है। देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e विल बी, e की वैल्यू हमको बतानी है। तो जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है ये आपको आइडिया होगा बोलते किसको है, तो ये बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और नीचे अप्रोच है ना, नीचे लिखेंगे तो रिलेटिव लिख ही देते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। उम्मीद है बात को पकड़ने में आसानी। अब सेपरेशन अप्रोच निकालेंगे, काम बन जाएगा। यहां पर देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा दीजिए पहले तो, जिससे हम कनेक्शन निकाल पाए। यहां पर अप्रोच की जो वेलोसिटी है देखिए वो तो v है, रुका है, v से बढ़ रहा है, तो ये हमको पता है, दिस इज v, ये हमको ऑलरेडी आइडिया है v यहां से। अब बाहर सेपरेशन की ये v2 पता कर लेंगे, तो रुक गया, v2 निकाल के ऊपर वैल्यू रख देंगे। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये तो हमेशा लग ही जाता है। शुरू में ये हो गया m इंटू v, ये तो 0 ही था, 4m इंटू 0, यहां m इंटू 0 प्लस m 4m इंटू v2, तो ये हो गया देखिए एक बार और लिखते हैं, mv बराबर 4m v2, m से m कट गया और v2 की वैल्यू कितनी आ गई, v/4। ये v2 क्या है, इसकी सेपरेशन की वेलोसिटी, तो यहां पर वैल्यू लिख दीजिए, e क्या हो गया, v/4 सेपरेशन वाली रिलेटिव और अप्रोच वाली, और इसकी वैल्यू 1/4 आ गई, जो कि 0.25 आपका आंसर हो गया है, और ऑप्शन नंबर बी सही हो गया है। तो इस तरह से आप इसको कर पाएंगे, और मैंने पूरा डायग्राम फायग्राम बना के आपको समझाया जिससे कभी दिक्कत ना आए आपको, नोट कर लें आप। तो बच्चों करते हैं 2018 का क्वेश्चन। ये रहा 2018 का क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है, लिखा ए बॉडी इनिशियली एट रेस्ट एंड स्लाइडिंग अलोंग ए फ्रिक्शनलेस ट्रैक फ्रॉम ए हाइट h, यहाँ पे कोई बॉडी थी, h हाइट पे थी, यहाँ पे रोल करके यहाँ पहुंची है। जस्ट कंप्लीट से वर्टिकल सर्किल, यानी एक बार ऐसे पूरी एक बार घूम के यहाँ पहुंची है।
डायमीटर ए बी इज इक्वल टू डी, द हाइट एच इज इक्वल टू, आप समझे ना, ऊपर रखी थी, एक बार ऐसे घूमी और नीचे पूरा घूम गई और नीचे तक पहुंच गई है यहां तक। अब आपको निकालना हाइट इसकी कितनी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी निकाल देते हैं और इनिशियल टोटल मैकेनिकल एनर्जी या टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल कर देते हैं। तो यहाँ पे कुछ बातें हम मान लेते हैं। जो इनिशियल स्पीड थी u, वो थी वैल्यू 0, और जब ये यहाँ पहुंची है तो इसकी स्पीड हो गई है a, तो एट पॉइंट a जो इसकी स्पीड मान रहे हैं वो v मान लेते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, उसके तहत ऊपर जो एनर्जी इस पॉइंट पे थी कितनी थी, ये जब बॉडी रखी थी तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी और पोटेंशियल एनर्जी mgh थी। अब जब यहां पहुंची है तो पोटेंशियल साहब 0 हो गई है, काइनेटिक हो गई हाफ mv² प्लस पोटेंशियल 0। ये पोटेंशियल एनर्जी, ये काइनेटिक है, ये तो समझ गए होगे वैसे, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेने के मूड में हूं। और इसी तरीके से ये आपकी काइनेटिक है और ये पोटेंशियल है। बिफोर एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया है ऊपर और नीचे वाले में। बात समझ में आपके आई होगी, ऐसा मुझे बिल्कुल उम्मीद है। एच निकाल लो, तो एच की एम से एम कट गया, देखिए, तो वैल्यू आ गई v²/2g। अब देखिए ये बस आंसर हो गया है, v पता करना है, तो v क्या है, फॉर कंप्लीटिंग द सर्किल। किसी भी बॉडी को अगर सर्किल कंप्लीट करनी है तो जो उसकी स्पीड होनी चाहिए बॉटम की, वो √5gr से बराबर या बड़ी होनी चाहिए, है ना, तब ये कंप्लीट कर पाएगी, वरना ये कंप्लीट कर नहीं पाएगी एक सर्किल जो कंप्लीशन में हो रहा है। जैसे ये जो बॉडी होती है ना, अगर हम वर्टिकल सर्किल में घुमाना चाहें तो यहाँ जो स्पीड हमको चाहिए होती है वो कम से कम एटलीस्ट √5gr हमको चाहिए होती है। तो यहाँ से रेस्ट से जब घूम के आई है तो √5gr यहाँ मिलना चाहिए, तभी ये पूरा कंप्लीशन लिया होगा इसने। तो इसकी बात कर लें, इसलिए h इज इक्वल टू v² की जगह √5gr रख दीजिए, √5gr का स्क्वायर अपॉन 2g, 5gr अपॉन 2g। अब आप जानते हैं कि जो डायमीटर दे रखा है d, तो डायमीटर होता है 2r के बराबर, तो इसको 2r हमको करना पड़ेगा, g कट गया है, 5 × 2r कर दो और नीचे 4 कर दो, तो 5/4 d आपका आंसर आ गया है, 5/4 d, दिस इज द ऑप्शन नंबर डी। इस तरह से सवाल ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2017 का क्वेश्चन, ये है 2017 का क्वेश्चन बेटा। आइए देखते हैं। कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन वाटर हैविंग मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम ए हाइट ऑफ 1 किलोमीटर। ये कोई ड्रॉप है यहाँ पर और ये गिर रही है 1 किलोमीटर से ऊपर से गिर रही है, इसका मास भी दे रखा है 1 ग्राम है, और इट हिट्स द ग्राउंड विथ ए स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर जो हिट कर रही है उसकी स्पीड दे रखी है v, कह लेते हैं 50 मीटर पर सेकेंड। जी 10 दे रखा है, वो लिखने की आवश्यकता नहीं, दिमाग में आ ही जाता है, बहुत बार यूज करते हैं। वर्क डन निकालना है ग्रेविटेशनल फोर्स से एंड द रेजिस्टिव फोर्स। जब ये नीचे गिर रहा होगा, हवा वगैरह होगी तो रेजिस्टिव फोर्स भी लगेगा। तो देखिए जो वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो बहुत ही आसान है, mgh करना है, तो पहला वाला लिख दीजिए, वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत आराम से निकाल सकते हो, यानी केवल आपको mgh करना है। m कितना हो गया, 1 ग्राम था तो इसको SI सिस्टम में 10⁻³ करके किलोग्राम में चेंज कर लिया। g की वैल्यू 10 किलोमीटर को मीटर में रख लिया।
3 ने 3 को खा दिया, 10 जूल आंसर आ गया। तो भैया इसका जो है ग्रेविटेशनल वर्क तो 10 जूल होना चाहिए। देख लीजिए किसका मिल रहा है, केवल इसका मिल रहा है, यही ऑप्शन सही है, दूसरा निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम निकालेंगे समझाने के लिए आपको, वरना इतना करते ही आपको समझ में आ गया 10 जूल आंसर आना चाहिए, तो सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। खैर हम लोग आगे भी निकालेंगे दूसरा वाला। तो दूसरे के लिए यहां पर हम लोग इस्तेमाल करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम का। तो वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या होता है, वर्क जो लोग करते हैं वो एक तरफ, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, और चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किया हुआ है हाफ mv² माइनस 0। यहां पर हाफ mv², यहां 0 हमने कर दिया है। अब यहां पर वैल्यू थी इसकी 10, हमने वो निकाला है वहां से। WR हमको पता नहीं रेजिस्टिव फोर्स का, और हाफ mv² कितना रहा, हाफ m की वैल्यू 10 की पावर -3, v था 50, तो 50 का स्क्वायर यानी 50 × 50। WR कितना आ गया, इससे काट पीट दो आप, तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 2 से काटोगे तो ये 25 आ जाएगा। ये चलो काटो, ये 25 आ गया, 25 × 25 125, तो ये रहा 125 और 1 0 और ये 3 0, 1 2 3 1.25 -10, तो यहाँ पे दिख रहा है -8.75 जूल आपका रेजिस्टिव वर्क हो गया। तो आंसर देखिए वही सी आ रहा है, लेकिन आपको सिखा दिया, जैसे कि ये ना रहे कि सर थोड़ा समझ लेते तो अच्छा होता। इसको आप नोट कर लीजिए, बिल्कुल परेशानी की जरूरत नहीं है, खुल के पढ़िए और एकदम आसान भाषा में आपको समझाऊंगा, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं नीट 2016 का क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान है। यहां पर देखिए, यहां पे लिखा हुआ है 2 आइडेंटिकल बॉल्स A and B हैविंग वेलोसिटी ऑफ दिस वन एंड दिस वन रिस्पेक्टिवली। आइडेंटिकल बॉल्स हैं, ध्यान रखिएगा, ये यहां पर A है, ये यहां पर B है। A की जो स्पीड थी वो 0.5 थी, इसकी थी -0.3, कोलाइड कर गया 1 डायमेंशन में, ये देखिए आपस में कोलाइड की हैं, और फिर यहां पर A और B वापस जाएंगी। द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A आफ्टर द कोलिजन रिस्पेक्टिवली। आपको ये पता है, जब 2 आइडेंटिकल बॉडीज आपस में कोलाइड करती हैं, तो कोलाइड करने के बाद अपनी इस वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती हैं, अदला बदली। तो यहां पर A वाली जो स्पीड है वो B को मिल जाएगी, और B वाली स्पीड आपको A को मिल जाएगी। इतना हो जाएगा। यहां ध्यान देना, पहले B की वेलोसिटी लिखी है, ये बच्चे गलती कर सकते हैं, तो B का मतलब 0.5 पहले आएगा, ये देखिए ये ऑप्शन है, और -0.3, तो आंसर इज B। वरना आप सोचेंगे AB लिखना है, तो AB लिखने में -0.3 और 5 लिख देंगे, जो कि C लिखाएंगे, गलत हो जाएगा, B to A। तो ये यहाँ कॉन्सेप्ट क्या लगा कि 2 आइडेंटिकल बॉडीज जब आपस में कोलाइड करती हैं तो अपनी वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेती हैं, बस इतनी सी बात थी, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल, ये रहा, और इसमें देखिए बोला है बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम मूविंग हॉरिजॉन्टली विथ ए वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम which is suspended by light inextensible string of length 5 meter. As a result, the center of gravity of the block is found to rise a vertical distance of 10 centimeter. अच्छा, the speed of the bullet after it emerges out horizontally from the block. देखिए फोटो बना के समझाते हैं, पढ़ लिया, समझ में भी आया है। ऐसे कहानी है, ये एक ब्लॉक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना दी, और ये एक बुलेट आ रही थी इस पे हिट होने के लिए। इसका मास m, वेलोसिटी v। इस समय इसका मास m रुका हुआ है 0। उसके बाद जब कोलिजन हो जाता है तो लड़ता, और ये यहाँ से, ये इसका अगर मान लूँ मैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इससे ये बॉडी ब्लॉक उठ जाता है ऐसे और ये जो हाइट है इसकी उठने की, ये आपकी हाइट है 10 सेंटीमीटर।
और साथ में बुलेट यहां से इसको छोड़कर निकल रहा है, इसकी मास तो कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी v हो गई। हमको चाहिए ये v कितने से निकल रहा है, और क्या पूछा है यही पूछा है। ये सिचुएशन है, मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, ये पॉइंट इतने ऊपर इसके गया हुआ है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले लगाते हैं, और हम लगा रहे हैं ब्लॉक के लिए। पहले जब ये लड़ा है तो लड़ने के बाद ब्लॉक की जो स्पीड हुई है, उस स्पीड को हम बोल रहे हैं v1, यानी मैं स्पीड ऑफ ब्लॉक आफ्टर कोलिजन, उसको मैं कह रहा हूं v1। शुरू में तो रुका था, ये लड़ गया, कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद v1 वेलोसिटी इसने गेन की, उस समय की बात कर रहा हूं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ऑफ ब्लॉक फॉर द ब्लॉक, ये ध्यान रखिएगा, इस ब्लॉक के लिए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लगा रहे हैं। ब्लॉक को यहां वेलोसिटी v1 मिली है और फिर यहां पर जा रही है, तो ये लिख दो ke प्लस पी बिफोर आफ्टर। मैं लिख देता हूं सीधे, इतना तो आप समझ जाएंगे। तो शुरू में जब इसको वेलोसिटी मिली तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं थी, हाफ mv1 स्क्वायर इसकी काइनेटिक एनर्जी थी। सॉरी, यहां पे पहुंचे, काइनेटिक जीरो हो चुकी है, केवल इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जिसे आप mgh लिख रहे हैं। mm काट दो, और यहां पे जो वैल्यू निकली v1 की वैल्यू निकली √2gh। ये किसकी है? ब्लॉक की वेलोसिटी। जिस समय टकराया था उस समय जब शुरू हुई थी, कितनी वेलोसिटी से ब्लॉक ऊपर जा रहा था। अब इस ब्लॉक का अगर v1 निकालें तो √2 लिखो, g की वैल्यू हो गई 10.1 मीटर। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा √2 मीटर पर सेकेंड। अब क्या है, अब हम करेंगे मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब यहां पे लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, किसके लिए? ब्लॉक एंड बुलेट्स के लिए। ब्लॉक एंड बुलेट एज ए सिस्टम लिया है, एज ए सिस्टम, कि दोनों लोग का एक सिस्टम मान लिया, इसकी स्थिति बिफोर आफ्टर कोलिजन बता रहे हैं। तो शुरू में ब्लॉक था 0 स्पीड पे m इंटू यू, और ये बुलेट था, मास था इसका m, और इसकी स्पीड शुरू में u थी। उसके बाद जब यहाँ की निकलने की स्थिति आई तो क्या रहा? m इंटू v1 जो ब्लॉक था, जब टक्कर आफ्टर कोलिजन यहाँ पे टक्कर हुई उस समय mv1 इसकी वेलोसिटी हो गई, और m इंटू v इसकी गोली जो थी गोली की कहानी हो गई। अब देखते हैं यहां से m की, ये तो 0 ही हो गया, यहां m की बात की जाए तो बुलेट का मास कितना है? 10 ग्राम। तो ब्लॉक का मास था, ब्लॉक 2 किलोग्राम का था, खैर ये बराबर है, h हाइट हो गई 10 ग्राम। 10 ग्राम का मतलब क्या हो गया? 0.01, और u कितना था इसका? 400 बुलेट की स्पीड। या मास आ गया आपका मास ऑफ द ब्लॉक। तो ब्लॉक का मास कितना है? 2 kg, तो 2 लिखा, और इसकी स्पीड थी √2। मास ऑफ द बुलेट की बात की जाए 0.01 इंटू v। ये v अननोन है, केवल v निकालना है, तो आप v यहां से कैलकुलेट कर लीजिए। जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो 117.15 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, जो करीब करीब आप आसपास कहें तो 120 मीटर पर सेकंड के करीब है, और यही आपका आंसर है। और इसके हिसाब से सी ऑप्शन यहां पर बनेगा। तो ये थोड़ी सी तिकड़म यहां लगानी पड़ेगी, जैसा आप देख पाए हैं, इसको आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये रहा 2016, लिखा है ए बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ ए टाइम डिपेंडेंट फोर्स
टाइम डिपेंडेंट का मतलब है समय के बदलाव के साथ ये फोर्स बदल रहा है। हम समझ गए कि यहाँ पर इंटीग्रेशन कैलकुलस लगेगी यहाँ। वेयर आई जे आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एक्सेस, व्हाट पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम टी। पावर डेवलप्ड हमको निकालना है और हमको फोर्स दे रखा है। तो पावर जो होती है, पहले कुछ बातें जान लीजिए। पावर निकालते वक्त हमको एफ डॉट वी करना होगा यहाँ। तो फोर्स तो हमको देखिए दिया हुआ है, v निकालने की चर्चा चलेगी। v कैसे निकालेंगे? तिकड़म। तो f की वैल्यू होती है यहां पर ma, आपको सिखा रहा हूं। a की वैल्यू हो जाएगी f अपॉन m। ऐसे यही निकाल ही लेते हैं, चलिए यहीं पे निकाल देते हैं। अब ये f कितनी रही? 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप, और मास इसका कितना था? 1 किलोग्राम। 1 से इसको डिवाइड कर दिया है। तो एक्सेलेरेशन आपका इतना 1 से करोगे इतनी वैल्यू आएगी, कोई समस्या नहीं। अब एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में जो रिलेशन होता है, आप जानते हैं a को लिखते हो dv अपॉन dt। अगर मैं इसको a और dt इधर ले आऊं और dv को मैं इधर ले आऊं, तो मैं इंटीग्रेशन dv कर दूं और इधर इंटीग्रेशन a dt, तो हमसे ये v मिलेगा। यहाँ पे ये v आ जाएगा हमारा, v वेक्टर कह लीजिए। और यहाँ इंटीग्रेशन a की वैल्यू थी 2t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप t। हमें v चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूले में f के बाद v पता चलते ही हम काम कर लेंगे अपना। तो यहाँ पर चलिए इंटीग्रेट ही कर दीजिए यहाँ। तो यहाँ जब इंटीग्रेट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? आफ्टर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो 2 कट जाएगा, तो समझ पा रहे होंगे आप। चलो लिखते हैं 2 इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 आई कैप प्लस 3 टी क्यूब अपॉन 3 जे कैप। लिमिट लगा दो 0 टू टी तक की। तो ये वैल्यू हो गई 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो वैल्यू आ गई टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। तो टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी आ चुकी है। तो पावर डिलीवर्ड क्या आया? एफ डॉट वी। एफ है 2t i प्लस 3t स्क्वायर जे, और डॉट प्रोडक्ट आपको लेना है v से। v ये निकाले हैं, टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी क्यूब जे कैप। बेटा अब डॉट प्रोडक्ट लेते हो तो i का i से ही लेते हो, तो 2t इंटू टी स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 2t क्यूब। फिर j का j से करोगे तो 3t की पावर 5 वॉट। ये आंसर आ गया, यही आपका आंसर है वॉट्स में। तो ये आपका आंसर हो गया। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो 2t क्यूब 3t 5, ये ऑप्शन नंबर बी है। तो आप इन तरीकों को, ये जो PYQs हैं एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल रूपरेखा सेट कर देते हैं। आप बिल्कुल लगा के अच्छे से समझ भी लीजिए और दिमाग में ध्यान भी कर लीजिए, नोट कर लो इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का क्वेश्चन। ये देखिए लिखा है, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विथ विच ए बॉडी ऑफ मास m must enter a vertical loop of radius r, vertical loop of radius r, so that it can complete the loop। ये complete कर सके, यहां पर कितनी velocity से entry हो। तो आप इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं, वर्टिकल सर्किल वाला सवाल है। यहां पर अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो मिनिमम वेलोसिटी जो होनी चाहिए वो √5gr के बराबर होनी चाहिए। यहां लिखते हो ना कि v मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल टू 5gr, तो ये कंप्लीट सर्किल करेगा। इस पॉइंट की बात जब हम करते हैं तो यहां मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? √3gr कम से कम। यहां कितनी होनी चाहिए? जो बॉडी यहां पहुंचने का जस्ट कंप्लीट द सर्किल यानी टेंशन 0 हो जाए तो कितनी वेलोसिटी यहां मिलेगी? √gr।
तो किसी भी सर्किल में, वर्टिकल सर्किल में अगर ये एंट्री कर रहा है तो मिनिमम वेलोसिटी √5 GR दोगे तो कंप्लीट कर लेगा सर्किल, क्योंकि यहां पहुंचने तक उसका टेंशन 0 हो जाएगा मिनिमम। इससे ज्यादा दोगे तो और आसानी से कर लेगा। यहां पर वेलोसिटी जस्ट कंप्लीशन के लिए √3 GR, R को कैपिटल कर लो क्योंकि R मैंने यहां कैपिटल लिख दिया है, और V ये पॉइंट आप लिखो तो A लिख दो, इसको B लिख दो और इसको C लिख दो, तो ये VC हो गई, ये VB हो गई और ये मिनिमम यानी VA हो गई। VA की वेलोसिटी इतनी इससे बड़ी, तो अंडर इसकी वैल्यू हो गई B। तो इसको जो है सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, ये तो आप पढ़े होंगे तो याद किए होंगे, इसको निकाल के करने के खट से आप लिख देंगे, तो नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा 2016 क्वेश्चन, बहुत ही सरल क्वेश्चन है बेटा। ये बोला ए पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए पॉइंट दिस वन टू दिस वन, ये R1 की वैल्यू है देखिए, और ये वैल्यू आपकी R2 की है। व्हेन ए फोर्स ऑफ दिस वन न्यूटन इज अप्लाइड, हाउ मच वर्क डन हैज बीन डन बाय द फोर्स। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वो वेक्टर में लिखा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होना चाहिए। ये जो D है ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट है, ये होता है क्या, पोजीशन, इसको बल्कि मैं डेल्टा R लिखूंगा, पोजीशन वेक्टर यानी R2 माइनस R1, इस तरह आप निकालते हैं। तो R2 में से R1 घटा दीजिए, तो R2 है 4J प्लस 3K माइनस R1 है माइनस 2I प्लस 5J। 4J में से आप ये देखिए, ये तो प्लस 2I पहले ही आ जाएगा, तो ये J लिखा है क्या, गलत लिख दिया, ये 4I कैप है, 4I कैप है और ये J कैप है, K कहाँ लिखे बैठे हैं। तो 4I में से 2I आप जोड़ोगे, यहां पर प्लस प्लस 2 कर रहे हो ना, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, कुछ गड़बड़ है क्या, ये वैल्यू ये लिखा हुआ है 4J प्लस 3K बेटा, ये सही लिखा हुआ था। यहां जो वैल्यू आ जाएगी 2I, J का J से करोगे तो माइनस यानी माइनस J बचेगा और प्लस 3K। ये डिस्प्लेसमेंट हो गया वेक्टर, फोर्स दे रखा है ये। अब यहां पर आप वर्क डन निकालने गए तो फोर्स की वैल्यू लिखी 4I प्लस 3J डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस वन, ये डिस्प्लेसमेंट 2I माइनस J प्लस 3K कैप। अब इसको डॉट प्रोडक्ट I का I से लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, J का केवल J से लेंगे तो -3 हो जाएगा और K तो 0 हो जाएगा, कुछ है नहीं यहां पर, तो ये आंसर हो जाएगा 5 जूल। तो 5 जूल इज द आंसर C। इस तरह से ये आप इसको करेंगे, C इज द करेक्ट आंसर। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों करते हैं 2016 का सवाल। ये रहा, इसमें लिखा है ए पार्टिकल ऑफ मास 10 ग्राम मूव्स अलोंग ए सर्किल ऑफ रेडियस 6.4 सेंटीमीटर विथ ए कांस्टेंट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कुछ कहानी ऐसी है, ऐसे मोशन हो रहा है, ये रेडियस इसकी R है, यहां कोई पार्टिकल है जिसका मास दे रखा है 10 ग्राम और टेंजेंशियल जो एक्सेलरेशन है 80, उसकी वैल्यू भी कुछ दे रखी है। सर्किल ऑफ रेडियस इतना 6.4 सेंटीमीटर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल बिकम्स इक्वल टू दिस वन बाय द एंड ऑफ द सेकंड रिवोल्यूशन आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ द मोशन। ये यहां पर बात कही जा रही है। तो 2 रिवोल्यूशन के बाद उसकी जो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की है वो इतनी हो जाती है। अभी हम सब देख लेंगे, कोई समस्या की बात नहीं। तो अब देखिए सवाल करेंगे तो यहां पे लगा रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, इस वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से जितने भी वर्क डन है एक तरफ लिख लीजिए, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दूसरे तरफ लिख लीजिए। तो वर्क डन बाय टेंजेंशियल फोर्स प्लस वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स
सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इधर होता है, आपको पता है, और बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विच इज डेल्टा के। ये सेंटीपिटल फोर्स वाला जो वर्क डन है यहां पर ये शून्य होगा। आपको पता है कि जब भी ये बॉडी घूमती है तो ये एक्सेलरेशन हमेशा इस डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर होता है, तो वर्क डन बाय सेंटीपिटल फोर्स विल बी 0। तो ये वैल्यू हो गई खत्म होके शून्य। अब ये टेंजेंशियल फोर्स वाला वर्क डन निकालना है, तो ये मैं WT निकालूं तो क्या लिखोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, टेंजेंशियल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ऐसे हम लोग कर सकते हैं। फोर्स कितना रहा, M इंटू AT, और डिस्प्लेसमेंट 2 चक्कर लगाए थे यहां पर, है ना, तभी तो वर्क डन इसके बराबर करोगे, तो 2 चक्कर में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पाई आर, आर स्मॉल आर कैपिटल आर कुछ भी ले लो जो यहां पर हमने लिखा है। ये वर्क डन हुआ है टोटल, और यही वर्क डन हमारा कितना है, उठा के यहां पे रख देते हैं। तो ये वैल्यू रख दी हमने MAT इंटू 4 पाई आर, ये 4 पाई आर हो गया, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो कि 8 इंटू 10 की पावर -4 जूल है। यहाँ पर अब AT निकाल लेते हैं कि AT कितना होने वाला है, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -4 अपॉन, मास की बात करें तो मास दे रखा है 10 ग्राम, तो 10 ग्राम को आप किलोग्राम में चेंज कर लीजिए, तो 10 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 4, 3.14 या 22/7, पाई के बाद क्या रहा, रेडियस था 6.4 सेंटीमीटर, तो 6.4 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, ये करीब करीब आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 0.099, जो करीब करीब बराबर है 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर आंसर है, और ये आंसर हो जाता है C। तो आंसर इज C। ये कहानी इस तरह से पकड़ ली जानी चाहिए। वर्क एनर्जी थ्योरम से बातों को समझ लीजिए, आप नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करेंगे 2016 का क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है और थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, आए हुए भी हैं। ए पार्टिकल मूव सो दैट इट पोजीशन वेक्टर इज गिवन बाय r इज इक्वल टू cos ओमेगा t x कैप एंड sin ओमेगा t y कैप। ये x कैप y कैप वही i कैप j कैप ही हैं, इन्होंने लिख दिया x कैप। तो यहां पर आप कंफ्यूज ना होइएगा, पहले तो ये समझिएगा x कैप का मतलब वही i कैप है और y कैप का मतलब j कैप है। यूनिट वेक्टर along positive x axis, unit vector along positive y axis, where omega is constant, omega constant है। which of the following is true? अच्छा देखते हैं एक दो पढ़ के क्या निकालें हम लोग। velocity is perpendicular to r, एक velocity इनको चाहिए, and acceleration is directed towards the origin। फिर लिखा है velocity is perpendicular to r and acceleration is directed away from origin। velocity और acceleration की बातचीत ये कर रहे हैं, तो हमें ये मालूम है, कलर को थोड़ा बदलते हैं, कि पोजीशन वेक्टर से अगर वेलोसिटी निकालनी है तो dr बाई dt कर देना चाहिए। तो ये r दे रखा है, ध्यान से देखिएगा, मैं निकाल रहा हूं v का मतलब होता है dr अपॉन dt। तो इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, इस वाले एक्सप्रेशन को। पहले ये cos था, तो देखिए cos ओमेगा t लिखा हुआ है, तो वैल्यू आ जाएगी माइनस ओमेगा साइन ओमेगा t एक्स कैप। ध्यान से करिएगा डिफरेंशिएशन। उसके बाद साइन का डिफरेंशिएशन करोगे, ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी वाई कैप। ये आ गया आपका वेलोसिटी। लिखा वेलोसिटी परपेंडिकुलर, वो अभी देखते हैं। साथ में एक्सेलरेशन भी इनको चाहिए, तो एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें। यानी a का मतलब होता है dv अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करना है, जब डिफरेंशिएट करोगे फिर ओमेगा बाहर आएगा, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी एक्स कैप। यहां फिर से ओमेगा बाहर आएगा और कॉस का माइनस साइन होता है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साइन
ओमेगा टी वाई कैप। बढ़िया। अब यहां पर आप देखिए इंटरेस्टिंग बात कि अगर हम यहां पर ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, यहां से माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लें, तो ये देखिए साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ये देखिए कॉस का साइन था, ये साइन का कॉस हो जाएगा यहां। अरे डिलीट हो जाओ, ये कॉस ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी आया यहां और यहां आया साइन ओमेगा टी और ये रहा वाई कैप। अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप, जो वैल्यू दिखी थी ये कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी वाई कैप आर, ये आर ही लिखा हुआ है, देखो ना वही वैल्यू है, साइन ओमेगा टी वाई कैप कॉस ओमेगा टी एक्स कैप, दिस इज आर। तो यहां पर आप क्या लिख दोगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप। इससे ये देखिए एक्सप्रेशन क्या बचा, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कैप। तो यहां से हमको साफ दिख गया कि जो ए का डायरेक्शन है वो पोजीशन वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है, तभी तो माइनस आया है। ये वेक्टर देखिए दो तरफ है, अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो प्लस होता। आर से माइनस आने का मतलब क्या है, आर अगर इधर है तो ए इधर है। अब सवाल पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसमें कुछ हमको मिला। तो यहां पर लिखा है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम ओरिजिन। बिल्कुल ये जो बात लिखी हुई है, इस समय ये ओरिजिन एक्सेलरेशन जो है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन है, ये वाला नहीं है, टूवर्ड्स द ओरिजिन है, क्योंकि ये देखिए इस तरह का ये मोशन है। और यहां पर आपका आर वेक्टर जो है ये मैंने कैसे लिख दिया है, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है इसके बेसिस पे लिख दिया है। तो यहां पर ये आर अगर बाहर की तरफ है, आर इधर है और माइनस में आर लिखा है तो टुवर्ड्स ओरिजिन है, ये जो पोजीशन वेक्टर यहां पर लिखा हुआ है। उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। बेसिकली ये जो दिख रहा है ये एक सर्कुलर मोशन है, ये उतना बताएंगे तो आपको दिक्कत होगी, तो ये आप समझ के रखिए कि आर ये सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे दिख रहा था। और यहाँ से भी अगर आपने पढ़ रखा हो तो ये जो एक्सेलरेशन वैल्यू आती है ये सेंटीमीटर वाले एक्सेलरेशन की कहानी है। ओमेगा स्क्वायर आर रहता है ना एक्सेलरेशन, वही आ गया है देखिए। तो आर होता है बाहर की तरफ, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर की तरफ। तो ए क्या है, ए टुवर्ड्स सेंटर, या यहां पर बात करें ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन ही इस सर्किल का सेंटर है। तो एक बात तो ये यहां साबित हो गई। दूसरी बात ये क्या कह रहे हैं कि वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू आर, ये है कि नहीं। तो इसको चेक करने का एक सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि वेलोसिटी और आर में हम डॉट प्रोडक्ट ले लें। अगर ये वेलोसिटी एंड आर का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, v इज परपेंडिकुलर टू r। अगर ऐसा है तो इफ बात पकड़ पाए होगे, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा नहीं होगा। आपको मालूम है किसी भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो चलिए चालू हो जाते हैं और यहाँ पे दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। v डॉट r निकालो या r डॉट v निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे निकालते हैं v कितनी वैल्यू थी, v यहाँ थी तो ये हो गई माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी एक्स कैप प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी और ये रहा वाई कैप। और डॉट प्रोडक्ट यहाँ जगह थोड़ी कम बची है, आर की बात करें तो कॉस ओमेगा टी एक्स कैप प्लस साइन ओमेगा टी और ये रहा वाई कैप। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में तो x का x से लेंगे तो वही बचेगा, तो यहां पर वैल्यू आ गई कितनी, माइनस ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी। ये बात आप पकड़ पाए होंगे यहां पर। और x का y से करोगे तो शून्य हो जाएगा, क्योंकि x वेक्टर x एक्सिस वाला y वेक्टर वाला दोनों परपेंडिकुलर होता है। फिर y का y से कर लो तो प्लस ओमेगा कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी। ये देखिए दोनों वैल्यू प्लस माइनस है तो जीरो आ गई। इसका मतलब क्या है, हेंस v इज परपेंडिकुलर टू r।
अभी 2 रिजल्ट आ चुके हैं, दोनों रिजल्ट के बेसिस पर ऑप्शन नंबर ए सही हो गया कि वेलोसिटी परपेंडिकुलर आर के है और एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन है। आपको बताया था कि ये जो लिखा हुआ है वेक्टर सर्किल की इक्वेशन है बेसिकली, तो इस तरीके से आप निकाल के देख पाए ये सेंटर ओरिजिन की तरफ एक्सेलरेशन है और साथ में v इज परपेंडिकुलर टू r है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। आप मेरे ख्याल से नोट कर पाए होगे, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा मुझे जिससे पूरी बात आपको दिख पाए। ये देखिए यहाँ पर ये पूरी बात यहाँ दिखाई पड़ रही है, नोट कर लो इसको। मेरे ख्याल से नोट कर पाए हैं आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये है 2015 क्वेश्चन। बोला है 2 पार्टिकल्स ऑफ मास m1 m2 मूव विथ इनिशियल वेलोसिटी u1 u2। ठीक है, ऑन कोलिजन ये पहले जो मास थे m1 m2 ये u1 और u2 से मूव कर रहे थे, सपोज करिए ऐसे। ऑन कोलिजन ये आपस में टकराए। वन ऑफ द पार्टिकल्स गेट्स एक्साइटेड टू द हायर लेवल। टकराने के बाद एक में ज़्यादा एक्साइटमेंट आ गया, ज़्यादा एनर्जी मिल गई। आफ्टर एब्जॉर्बिंग एनर्जी एप्सिलॉन, इफ फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द पार्टिकल्स v1 एंड v2 देन वी मस्ट हैव। ये फाइनल वेलोसिटी इसकी किसकी है? v1 v2 की, और ये m1 m2 तो है ही। तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते हैं यहाँ पर, और तो एनर्जी कंजर्वेशन अगर लगाएंगे तो टोटल इनिशियल एनर्जी अगर आप लिखें, टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो रही, या इनिशियल एनर्जी ही लिख देते हैं, वो रही हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल टोटल फाइनल एनर्जी उसकी बात करें तो हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2, पहले m1 लिखना चाहिए मुझे, m1 v1 और m2 v2 स्क्वायर, और एक एनर्जी और मिल गई एप्सिलॉन के नाम से। अब इसमें क्या होगा? एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस पर एनर्जी कंजर्वेशन तो लगेगा ही, तो दोनों वैल्यू आप बराबर कर दीजिए यहां पर। तो हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन आप इधर ले लीजिए और ये कंडीशन बन गई, m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर माइनस एप्सिलॉन बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। और ये कंडीशन आप देखेंगे तो ये कंडीशन बेटा ए से मैच कर रही है। कुछ सवाल में है नहीं, आप इसको ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जो कुछ बोला गया है उसको समझने की आवश्यकता है, इसलिए मैं समझा के करा रहा हूं। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, और ये भी देखिए इंटरेस्टिंग है। बोल रहे हैं ऑन ए फ्रिक्शनलेस सरफेस ए ब्लॉक ऑफ मास m मूविंग एट स्पीड v कोलाइड्स इलास्टिकली विथ अनदर ब्लॉक ऑफ मास सेम m विच इज इनिशियली एट रेस्ट। ये देखिए कुछ ऐसे था, ये मास m और एक दूसरा ब्लॉक आ रहा है इससे टकराने, और इसकी जो शुरुआती स्पीड है वो दे रखी है v। ठीक है, पहला ब्लॉक दूसरा ब्लॉक, और इससे टक्कर मारता है। आफ्टर कोलिजन द फर्स्ट ब्लॉक मूव्स एट एन एंगल थीटा टू द इनिशियल डायरेक्शन से, ये थीटा डायरेक्शन में ब्लॉक ऐसे निकल जाता है। ब्लॉक नंबर 1 टक्कर के बाद ये रहा थीटा टू इट्स इनिशियल डायरेक्शन एंड हैज ए स्पीड ऑफ v/3। इसकी जो स्पीड है इधर वो v/3 है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। द सेकेंड ब्लॉक स्पीड आफ्टर द कोलिजन, ये सेकेंड ब्लॉक इधर निकला होगा,
नंबर 2, और कुछ इसकी स्पीड होगी, मान लेते हैं v डैश। ये हमको यहाँ पर निकालनी है सेकेंड ब्लॉक की। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा देते हैं पहले हम लोग, क्योंकि हमको ये पता है कि जो इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, लिखा है कि नहीं, हाँ, इलास्टिक कोलिजन में कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इन इलास्टिक कोलिजन के ही कंजर्व होती है। अब इसको लगाने में कोई बुराई नहीं है, तो वो लगाते हैं हाफ mv², ये शुरुआत वाला, प्लस वो भाई साहब रुके थे इसलिए 0। फिर बाद की बातचीत करें तो हाफ mv/3 का होल स्क्वायर ये, और इसकी कहानी कर दो तो हाफ mv डैश का स्क्वायर। अब इसको देखिए m तो सब कैंसिल हो गया, यहाँ पर तीनों में सेम ही था, तो वैल्यू हो गई v² बराबर, हाफ भी कैंसिल हो गया, तो v² इक्वल टू v²/9 प्लस v डैश का स्क्वायर। तो v डैश का स्क्वायर की बात करें तो v² बराबर v²/9, यानी 8/9 v²। बस आंसर आ गया, इसमें खेल खत्म। और ये वैल्यू हो गई आपकी, 8 को लिख दोगे रूट लेके तो 2√2, 9 का 2√2 और 9 का हो गया 3 और इसका रहा v। ये आपका आंसर आ चुका है, और ये आंसर से मैच कर रहा है आपका 2√2, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से बात सही हो जाती है, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये 2015 का क्वेश्चन है। इस सवाल अच्छे हैं। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड, एक बॉल को वर्टिकली नीचे छोड़ा गया है। अच्छा देखते हैं, फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0। शुरू में ये जो बॉल थी इसको v0 वेलोसिटी से आप छोड़े हो जमीन की तरफ, 20 मीटर की हाइट थी इसकी। तो ये बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर विथ एन इनिशियल वेलोसिटी v0, इट कोलाइड्स विद द ग्राउंड। यहां पे ये आके ये हिट करेगी, लूजेस 50% ऑफ इट्स एनर्जी, एनर्जी लूज कर जाती है 50%, एंड रिबाउंड्स टू द सेम हाइट। इसके बाद वापस ये बॉल जो है उछल कर ये वापस यहां पहुंच जाती है। ये कहानी है, सेम हाइट। द इनिशियल एनर्जी इज इक्वल v0 की हमको वैल्यू निकालनी है। बड़ी अच्छी बात है। और देखिए यहां पर जब ये हिट कर रही थी उस समय की कुछ वेलोसिटी ले लेते हैं, तो मान लेते हैं कि इस समय इसकी वेलोसिटी जस्ट टकराने से पहले v थी, और यहां कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देते हैं। तो इस केस में बॉल ऊपर से नीचे गई है, तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी कंजर्वेशन ही का मतलब हो गया, जो एनर्जी थी वो एनर्जी यहाँ रहेगी, वो ऊपर जो एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल और लॉस गेन बराबर कर दिया। तो यहाँ पर बात करें तो ये आ गई गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितनी रही, शुरू में बाद में हो गई हाफ mv², और शुरू में थी हाफ mv0², ये गेन इन के। लॉस इन p कितनी रही, mgh। ये हाइट थी, यहां से यहां गिरी है तो ये लॉस हो गया पोटेंशियल एनर्जी, वही यहां पे काइनेटिक एनर्जी गेन कर गई है। यहां से देखिए m को उड़ा दीजिए, तो अगर आप m को उड़ा देंगे तो v² माइनस v0² बराबर 2gh वैल्यू आ जाएगी। इसे चाहें तो इक्वेशन नंबर आप 1 कह दें, आगे जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी और कर लिया जाएगा। अब अगली सिचुएशन देखिए, यहां से जब ये रिबाउंड होती है तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो 50% लूज कर जाती है, तो हाफ mv² का 50% लूज कर गई। रिबाउंड सिचुएशन में रिबाउंडिंग लिख देते हैं, हाफ mv² एनर्जी थी, टकराने के बाद ये 50% रह गई,
क्योंकि 50% लूज कर गई तो 50% रह गई, और फिर ये कहाँ तक पहुँच गई, फिर यहाँ यानी mgh के बराबर, तो ये यहाँ पर फिर mgh के बराबर पहुँच गई। बात समझ में आई आपको? अब यहाँ से देखिए m से m उड़ा दीजिए, ये तो 1/2 है, 4 gh आ जाएगा, तो v स्क्वायर बराबर 4gh आ गया। इसे आप इक्वेशन नंबर चाहो तो 2 कह दो। अब यहाँ पर देखिए v स्क्वायर की वैल्यू पता पुट कर देते हैं हम लोग, v स्क्वायर की वैल्यू इसको यहाँ पुट कर दो, और फिर फाइनली हम इसको लिखते हैं 4gh माइनस v नॉट स्क्वायर बराबर 2gh। कलर वाइट कर लेते हैं, और ये v नॉट स्क्वायर कितना आ गया यहाँ पर, ये 2 घटा दोगे तो 2gh आ जाएगा, यानी 2gh, यानी v नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2gh। कैलकुलेट करने जाएं तो 2, 10 और हाइट थी 20, 400, जो 400 को रूट करोगे तो 20 मीटर पर सेकेंड आपका देखिए यहां पर आंसर आ गया, और डी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से देखिए सावधानी पूर्वक आप सवाल करेंगे तो सारे सवाल लग जाएंगे। प्रैक्टिस थोड़ी चाहिए, जानकारी थोड़ी चाहिए, नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल, ये रहा 2015 का क्वेश्चन। Two particles A and B move with constant velocities v1 and v2. At the initial moment, their position vectors are r1 and r2 respectively. The condition for particles A and B for their collisions. देखिए जो पार्टिकल शुरू में कहीं रहे होंगे, जब वो कोलाइड करेंगे आपस में, तो इनका पोजीशन वेक्टर सेम हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर सेम है ना, क्योंकि भाई एक ही जगह तो मिलेंगे ना, जब ये टक्कर खाए हैं तो एक ही जगह तो दोनों हैं, तो हम दोनों का एट द टाइम ऑफ कोलिजन पोजीशन वेक्टर सेम करने वाले हैं। तो इसी बात का हवाला लेके हम पोजीशन वेक्टर क्या लिख रहे हैं, पहले r1 था, अब हो गया v1t, क्योंकि v1 वेलोसिटी t टाइम बाद ये पहला वाला और ये दूसरा वाला ऐसे यहां पर पहुंच गए होंगे। पहले था r1, v1t से और आगे बढ़ चुका है। इसी तरह बात की जाए दूसरे की तो r2 प्लस v2t, ये हो गया ना पोजीशन वेक्टर, पहले का पोजीशन वेक्टर दूसरे का, एट द टाइम ऑफ कोलिजन एक ही जगह है तो एक ही पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन ही बताता है। ये देखिए r1 माइनस r2, इस r2 को इधर ले लिया है और इस v1t को इधर, तो v2t माइनस v1t। अब इसको लिख सकते हो r1 माइनस r2 बराबर v2 माइनस v1 इंटू टी। अब ये दो वेक्टर बराबर हैं तो इनके मैग्नीट्यूड भी बराबर होंगे, तो इसकी कार्यक्रम इधर कर देते हैं। अगर ये वेक्टर बराबर है तो इसका मैग्नीट्यूड भी बराबर होगा, यानी r1 माइनस r2 बराबर v1 माइनस v2 का मैग्नीट्यूड। और टाइम तो वैसे ही स्केलर क्वांटिटी है, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ गई, r1 माइनस r2 अपॉन v1 माइनस v2। अब इस t की वैल्यू को यहाँ पे डाल दीजिए, t गायब हो जाएगा, कंडीशन अचीव हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम डाल देते हैं, मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख दोगे r1 माइनस r2 बराबर v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, और t की वैल्यू हो गई r1 माइनस r2 अपॉन v1 माइनस v2। ये देखिए बस कंडीशन निकल आई। और यहाँ से फिर इसको इधर लिख रहे हैं, जगह थोड़ी मिल गई है इधर, तो इसको लिख दीजिए r1 माइनस r2 को मैग्नीट्यूड हो गया r1 माइनस r2 का, ये इसको क्रॉस नीचे ले आए हो, और ये वैल्यू हो गई v1 माइनस v2 वेक्टर अपॉन v1 माइनस v2। ये देखिए कंडीशन आपकी निकल आई, जो कि अब बता रही है कि कोलिजन के लिए कंडीशन होनी चाहिए, और ये कंडीशन है C। तो बहुत ही सुंदर तरीके से ये आप इसको C कह पाएंगे, और कैसे मैंने किया है इसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, PYQs में आए हैं, और तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। बुराई तो छोड़िए, अगर आप चाहते हैं कि बेहतर प्रदर्शन हो तो नोट कर लीजिए इसको और
अभी इसको थोड़ा ऊपर भी करना होगा, आपने नोट किया होगा, थोड़ा मैं इसको ऊपर करता हूं जिससे पूरी बात आप नोट कर पाए, नोट करने से। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन, ये देखिए, और इसमें बोला है ए पार्टिकल ऑफ मास m इज ड्रिवन बाई ए मशीन दैट डिलीवर्स ए कांस्टेंट पावर k watts. If the particle start from rest, the force on the particle at time t. तो फोर्स निकालना है टाइम t पर। यहां दे रखा है, देखिए पावर कांस्टेंट है। पावर होता क्या है, dw बाई dt, वर्क अपॉन टाइम, दिस इज k। इससे क्या निकाल सकते हो, dw इज इक्वल टू k dt। हमें फोर्स के टर्म में कहानी पहुंचानी है। अब इसको आप अगर इंटीग्रेट कर दो, 0 टू w dw इज इक्वल टू 0 टू t k dt, तो ये वर्क आ गया और ये kt आ गया। एक रिलेशन तो आपको यहां से मिल गया। वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देते हैं अब। वर्क एनर्जी थ्योरम, उससे क्या हो जाएगा, वर्क डन हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ m जीरो स्क्वायर। जितना भी वर्क डन करते हो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाता है। ये W की जगह KT आ गया, देखिए ये बना हाफ mv स्क्वायर। अब यहां से V निकालोगे तो आ जाएगा 2KT अपॉन m अंडर रूट के अंदर। ये देखिए V आप यहां पे निकाल पाए। अब V से एक्सेलेरेशन निकालिए, क्योंकि मैं अल्टीमेटली फोर्स पे पहुंचना है। अब हम अगला किस्सा क्या करेंगे, एक्सेलेरेशन के लिए dv अपॉन dt कर देंगे। तो ये देखिए, इसको d अपॉन dt आप करो अंडर रूट kt अपॉन m। ये वैल्यू देखिए, इसको ब्रेक कर लीजिए जैसे आप समझ पाए। अंडर रूट 2k बाई m देखिए कांस्टेंट है, और साथ में रूट t लिख दीजिए। तो अंडर रूट 2k अपॉन m कांस्टेंट बाहर आ गया, d अपॉन dt, और ये t की पावर हाफ, रूट 2 को पावर हाफ लिखते हो, तो वैल्यू क्या हो गई, हाफ। आप समझ ही रहे हैं, ये हो गई यहां पर हाफ अंडर रूट 2k अपॉन m, और ये हाफ माइनस 1 यानी t की पावर माइनस हाफ, तो ये 1 अपॉन रूट टी हो जाएगा। ये यहां पर आप निकाल पाए एक्सेलेरेशन। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, रूट वाली सारी चीज़ों को अंदर ले लेते हैं। ये 2 को अंदर लोगे 4 बचेगा, तो 2 को काट देगा, तो ये हो जाएगा k अपॉन एम टी। 4 नीचे 2mt आएगा, ये आएगा 2mt। ठीक, ये दिखाई पड़ रहा है क्या, यहां वैल्यू रही 2mt। ये देखिए 2 अंदर जाएगा तो 4 हो जाएगा, 2 से काटोगे 2, और t इसके साथ, रूट टी को रूट के अंदर ले लिया। दिस इज एक्सेलेरेशन। अब फोर्स की बात की जाए, फोर्स अब निकालना आसान है, यहीं पे निकाल लेते हैं। फोर्स होता है m बाई m इंटू ए। ठीक, तो यहां लिख दीजिए m, और a आप इधर निकाले हुए हो, ये देखिए, तो ये हो गया अंडर रूट k अपॉन 2mt। तो फोर्स की वैल्यू अब कितनी आ गई, अगर आप लिखना चाहो लिख सकते हो अंडर रूट m स्क्वायर अंदर कर लो, m से m कट जाएगा, दिस इज mk अपॉन 2, और t को बाहर कर लोगे तो t की पावर माइनस हाफ। ये आपका देखिए आंसर आ गया। ऑप्शन है इसका C। इस तरह से थोड़ी सी वर्किंग यहां पे करनी पड़ेगी, जो आपके दिमाग में आनी चाहिए। इस सवाल को बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। कैसे हम, यहां पर दे रखा था पावर और पूछ लिया था फोर्स, तो पावर से फोर्स हम कैसे पहुंचे, ये आप करके इसको रिवाइज भी करेंगे 2-3 बार, तो दिमाग में सेट हो जाएगा, बहुत काम आएगा आपके। नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का क्वेश्चन। ये रहा 2015 का सवाल। लिखा है द हार्ट ऑफ ए मैन पंप्स 5 लीटर ऑफ ब्लड थ्रू द आर्टरीज पर मिनट। A pressure at a pressure of 150 millimeter of mercury. If the density of mercury is this one and G is this one, then the power in watt. तो देखिए, जब यहां पर वॉल्यूम का गेम हो, प्रेशर का गेम हो, तो आपको जो
पावर निकालते हैं, वो निकालते कैसे ये देख लो। पावर होता है यहां एकदम बेसिक W/T, ठीक है। W को लिखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन T। अब इसको देखिए, फोर्स A से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए अपॉन T, ये हो गया प्रेशर, ये हो गया वॉल्यूम इंटू अपॉन T। तो ये PV/T, ये V जो है ये वॉल्यूम है। ये फॉर्मूला हमें यहाँ लगाना है, मैंने आपको दिखा भी दिया कैसे आप ला सकते हैं। प्रेशर इंटू वॉल्यूम अपॉन T। तो प्रेशर निकाल लेते हैं पहले तो चलिए इसी से प्रेशर, मरकरी का प्रेशर है तो HdG लगा दोगे, H ρg लिख दो। H कितना था, 150 mm की आप बात कर रहे हो तो 0.15 मीटर हो गया। रो कितना है 13.6 इंटू 10 की पावर 3 और ये रहा 10। तो प्रेशर कितना रहा 20.4 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो पावर ऑफ हार्ट क्या रहा, पावर ऑफ हार्ट ये वैल्यू हो गई PV, जैसा मैंने भी आपको सिखाया है, अपॉन T। तो P प्रेशर हो गया 20.4 इंटू 10 की पावर 3, वॉल्यूम कितना था 5 लीटर, तो लीटर को मीटर क्यूब में चेंज कर लीजिए, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर लिया, ये मीटर क्यूब में आ गया, अपॉन टाइम 60 सेकेंड हो गया। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 1.70 वॉट आपका आंसर आ जाएगा। और ये रहा ऑप्शन नंबर C। इस तरह से ये सवाल आप कर पाएंगे, इसको भी आप नोट कर लीजिए बेटा। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये रहा 2015 का क्वेश्चन। बोलता है टू सिमिलर स्प्रिंग्स P एंड Q हैव स्प्रिंग कांस्टेंट Kp एंड Kq, ठीक है, जहां पर Kp की वैल्यू Kq से बड़ी है। दे आर स्ट्रेच्ड फर्स्ट बाय द सेम अमाउंट इन केस A, उसके बाद देन बाय सेम फोर्स इन केस B। द वर्क डन बाय द स्प्रिंग WP एंड WQ आर रिलेटेड एज इन केस A एंड केस B, ठीक है। तो केस A की बात करते हैं यहां पर। पहले केस A में क्या था, ये केस A का मतलब ये केस लिखा हुआ है, ऑप्शन ना समझ जाना। यहां केस A था सेम अमाउंट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच्ड सेम अमाउंट x कह दीजिए आप। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, P का हाफ KP x स्क्वायर और WQ क्या हो जाएगा, हाफ KQ x स्क्वायर। अब यहां पर आप ये जान रहे हैं कि KP की वैल्यू KQ से कम है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये वैल्यू WP इज लेस देन WQ, WP इज ग्रेटर देन WQ हो जाएगा। यहां से इस रिलेशन को निकाल मारा है। दूसरी बात देखते हैं केस नंबर B में। ये रहा केस B को थोड़ा दूर लिख देते हैं। केस B में क्या किया था, सेम फोर्स, तो यहां है सेम फोर्स F जो कहानी कही गई है। तो x1 की अगर हम बात करें पहली स्प्रिंग के लिए, तो सेम फोर्स अपॉन KP हो जाएगा, और x2 हो जाएगा सेम फोर्स अपॉन KQ, ये Q के लिए। बात समझ में आई। WP की बात करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, हाफ KP x1 स्क्वायर, और x1 की वैल्यू यहां रख दो, तो हाफ KP F अपॉन F स्क्वायर अपॉन KP का स्क्वायर, ये KP काट दोगे, हाफ F स्क्वायर अपॉन KP आ गया। बात समझ में आई। इसी तरह WQ ले लो, हाफ KQ x2 स्क्वायर, हाफ, इसी तरह इसको करोगे तो इसकी लिख देता हूं, चलो, हाफ KQ इंटू F स्क्वायर अपॉन KQ का स्क्वायर, यानी हाफ F स्क्वायर अपॉन KQ। अब आप यहां जानते हैं कि KP इज ग्रेटर देन KQ सवाल में दिया है, एज KP इज ग्रेटर देन KQ, है ना।
हाँ जी, तो इसके हिसाब से Kp बड़ा है तो ये छोटा हो जाएगा Wp यहाँ पे, तो Wp इज लेस देन Wq, ये केस 2 में है। इन दोनों को देखेंगे अगर हमसे तो मैच कर लेते हैं कौन सा यहाँ पर केस बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बन रहा है, Wp इज ग्रेटर देन Wq पहले केस में और Wq इज ग्रेटर देन Wp दूसरे केस में। ये सवाल हो गया। ये सब सवाल अच्छे से सीखना ज़रूरी है क्योंकि ऑलरेडी ये आए हुए हैं, नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2015 का सवाल। ये 2015 का क्वेश्चन है। इसमें बोल रहे हैं कि इस वेक्टर ए एंड बी, ये दो वेक्टर दे रखे हैं, आर फंक्शंस ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम के फंक्शन है। देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब है एक दूसरे से 90 डिग्री पर हों। तो आप जानते हैं कि अगर ये वेक्टर आपस में 90 डिग्री पर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होना चाहिए। दो वेक्टर्स का अगर डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो वो दोनों ऑर्थोगोनल होते हैं, यानी 90 डिग्री पर होते हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉर ऑर्थोगोनैलिटी या फॉर परपेंडिकुलर ए डॉट बी की वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 0 के बराबर। लिखते हैं तो ए डॉट बी लिखा, ए लिखा कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड डॉट प्रोडक्ट बनाया कॉस ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस इधर देखिए साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। आप डॉट प्रोडक्ट में जानते हैं आई वाला आई से रहता है, जे वाला जे से, बाकी शून्य हो जाते हैं सब। तो मैं आई वाला आई से अगर करूं तो लिखूंगा कॉस ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी बाई 2 प्लस साइन जे वाला जे से, तो साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी अपॉन 2। अब ये देखिए ये कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला बन गया। उम्मीद है ये फॉर्मूला आप जानते होंगे, मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए जो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, तो कॉस ए माइनस बी हो जाता है। ये फॉर्मूला उम्मीद है आपको याद होगा, नहीं याद तो मैं यहाँ रिमाइंड करा दिया हूँ आपको। तो इसका जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो हो जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई 2। बात पकड़े होंगे। और यहाँ से अगर आप घटावें तो ये ओमेगा टी आधा घटेगा तो कॉस ओमेगा टी बाई 2 सीधे बात करें तो ये वैल्यू हो जाएगी। अब आप जानते हैं कि ये वैल्यू 0 होनी चाहिए डॉट प्रोडक्ट के लिए, तो कॉस ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू 0, मतलब कॉस पाई बाई 2 के बराबर ये होना चाहिए। तो ओमेगा टी बाई 2 इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो टी की वैल्यू क्या हो गई, पाई अपॉन ओमेगा। और यही आपका यहाँ पर बेटा आंसर हो गया है। उम्मीद है आप ये बात पकड़ पाए होंगे। और इसके हिसाब से अगर इसका ऑप्शन आप देखें तो पाई अपॉन ओमेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। तो ये इसकी वर्किंग है, हमेशा पकड़ के रखिए। ये सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, आते ही रहेंगे, नोट कर लीजिए इसको आप। तो बच्चों करते हैं 2014 का क्वेश्चन। ये रहा, बोला है ए बॉडी ऑफ मास 4m इज लाइंग इन XY प्लेन। ठीक है, ये कहीं पर XY प्लेन में थी, ये Y एक्सेस हो गई, ये X एक्सेस हो गई। 4m है इसका मास। एट रेस्ट, शुरुआत में इसका मतलब ये 0 पर रुकी हुई है। इट सडनली एक्सप्लोड्स, फट जाती इनटू 3 पार्ट्स। 2 पीसेस ईच ऑफ मास m मूव परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये फटती है और इसके जो 2 पार्ट हैं मास m के, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल लेते हैं। ये मान लीजिए ये दोनों mm एक दूसरे के परपेंडिकुलर निकल लेते हैं और उनकी स्पीड भी इक्वल होती है v, और यहाँ पर भी v। द टोटल काइनेटिक एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू एक्सप्लोजन,
इस तरह का एक सवाल हम लोग कर चुके हैं, तो शॉर्ट टेक्निक लगाएंगे। तो देखिए शुरू में मोमेंटम, इसका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को सोचें। शुरू में मोमेंटम 0 था, तो जब 3 टुकड़े हुए हैं तो उन तीनों का भी मोमेंटम सेम होना चाहिए, यानी 0 कंजर्व होना चाहिए। इसका मोमेंटम इस दिशा में है mv, इसका मोमेंटम इस दिशा में है mv। ये दोनों सेम वेक्टर क्वांटिटीज हैं, mv मैग्नीट्यूड डायरेक्शन अलग है 90 डिग्री पर, तो ये बीचों बीच से चले जाएंगे। दूसरा कलर यहां से, और इनकी वैल्यू हो जाएगी mv√2। मैंने आपको समझाया था कि दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर फोर्स समझ लें 90 डिग्री पर एक्ट कर रही हैं, तो इनका जो रिजल्टेंट है f√2 होता है, इनके बीचों बीच से जाता है। सिंपल सी बात, यही तो होता है। एफ लग रहा है 90 डिग्री पर, तो उसका रिजल्टेंट उसके बीचों बीच 45 डिग्री पे f√2 से चला जाएगा। वो √f1² + f2² करने के बाद ही f√2 निकला है। तो ये वैल्यू mv थी, तो m√2 यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए चली गई। तो इसका जो तीसरा टुकड़ा है वो इसी के विपरीत डायरेक्शन में होना चाहिए, तभी तो दोनों को कैंसिलेशन कर पाएगा। ये कंजर्वेशन मतलब फाइनल मोमेंटम 0 करने के लिए। तो यहां पर ये 4m था, mm यहां गया, तो 2m वाला टुकड़ा इधर चला गया है। मान लो इसकी वेलोसिटी v' है, तो इसका मोमेंटम इस मोमेंटम के बराबर होना चाहिए। तो यहीं पे कर देते हैं 2mv' बराबर mv√2। तो v' की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां पर? v' विल बिकम √2 अपॉन 2v, या इसको रैशनलाइज करोगे तो v/√2 आ जाएगा। इसको जैसे मैंने बताया था IJ वाले मेथड से भी कर सकते हैं, वो मैंने सिखाया है पहले जो क्वेश्चन किया है, यहाँ दोबारा रिपीट नहीं कर रहा हूँ कि आप मोमेंटम निकालिए वेक्टोरली और वेक्टोरली कंजर्व करा दीजिए। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद सट से हो जाता, दिमाग ही नहीं लड़ाना पड़ता। mv/√2 और इसको दोनों इक्वेट किया, खेल खत्म। खैर एनीवे, अब जब ये इसकी वेलोसिटी भी मिल गई तो तीनों का एनर्जी काइनेटिक जोड़ दीजिए, यही एनर्जी एक्सप्लोजन में जनरेट हुई है। तो आप यहां पर क्या करेंगे, एनर्जी के काइनेटिक नहीं, ड्यू टू एक्सप्लोजन सबकी काइनेटिक एनर्जी जोड़ दी जाए। तो जोड़ने में पहला आ गया हाफ mv², उधर वाला फिर इधर वाला सेम हाफ mv², क्योंकि दोनों की एनर्जी थी बराबर। और अगला रहा हाफ 2m, और v की जगह इसका v' था ना, वेलोसिटी v' है v√2, तो यहां पर लिख दो v/√2 का स्क्वायर। ये दोनों जुड़ के हो गए mv², आधा आधा मिलके 1 हो गया। यहां हो गया 2 से 2 काट दो तो mv²/2। तो यहां पर वैल्यू दिख रही है 3/2 mv²। और ये देखिए हमारा और आपका आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन पूछे बहुत जाते हैं, तो आना चाहिए। तो 3/2 mv², यानी कि बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ये अब इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए मैंने 4 लाइन में कर दिया है। आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो मुश्किल से इसमें 2 से 3 लाइनें लगेंगी। ये मैं इसलिए सिखाया, तो बहुत डिटेल बताया। पहले वाले में जो कराया था इसमें थोड़ा शॉर्टकट यूज किया, जो आपको समझाते हुए किया। प्रैक्टिस होने के बाद आपको किसी को समझाना थोड़ी है, फट से निकालिए। तो नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का क्वेश्चन। ये रहा 2013 का क्वेश्चन बेटा। लिखा है 1 कुली टेक्स 1 मिनट टू रेज ए सूटकेस थ्रू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। 1 मिनट लेता है 2 मीटर हाइट उठाने में, और दूसरा कुली क्या करता है 30 सेकंड लेता है। सेम हाइट, यानी जमीन से उठा के सर पे रख रहा है, या जो भी हाइट दिया 2 मीटर उठाने में, सेम 2 मीटर उठा रहे हैं ऊपर तक, वर्क डन सेम है, टाइम का फर्क आ गया है। टू द सेम हाइट द पावर ऑफ 2 कुलीज आर इन द रेशियो। देखिए पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम। T1 लिख देते हैं, P1 वर्क डन, तो दोनों ने सेम किया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जमीन से उठा के सर पर या जमीन से उठा के 2 मीटर ऊपर, तो ये सेम हो गया। इसका भी P2 बात करें तो वर्क डन सेम है, टाइम फर्क है, पावर अलग अलग होगी। तो P1 अपॉन P2 निकालें अगर, ये देखिए इनवर्सली रिलेशन है ना, तो ये T2 अपॉन T1 आ जाएगा, डिवाइड कर दीजिए। ये रहा 30 सेकेंड, 1 मिनट है यानी 60 सेकेंड, और ये वैल्यू हो गई 1/2। तो ये देखिए बहुत ही आसान सवाल था,
ये डी ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट। आसानी से नोट कर लीजिए इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये है 2013 का क्वेश्चन। ए पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी E इज मूविंग इन ए पोटेंशियल एनर्जी रीजन UX। मोशन ऑफ द पार्टिकल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द रीजन। जानते हैं आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है। तो ये हो गई पोटेंशियल, ये हो गई टोटल। और काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, ये हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी होती है। आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv²। तो कभी निगेटिव नहीं हो सकती। मास निगेटिव होता नहीं, वेलोसिटी निगेटिव हुई तो स्क्वायर कर रहे हैं, निगेटिव होगी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी मिनिमम जीरो हो सकती है, निगेटिव कभी नहीं हो सकती, वरना उससे ज़्यादा ही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलके के बराबर हैं। तो UX हमेशा जो वैल्यू होगी वो एनर्जी से बराबर या E के बराबर होगी। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट वन। कभी ऐसा नहीं होगा कि पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी से बड़ी हो जाए क्योंकि मिनिमम काइनेटिक एनर्जी जीरो हो सकती है। नोट कर लें इसे आप। तो बच्चों करते हैं 2013 का सवाल। ये रहा 2013 का क्वेश्चन। और देखिए इसमें ये सरल है काफ़ी। ए यूनिफॉर्म फोर्स, ये यूनिफॉर्म फोर्स है। न्यूटन एक्ट्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास 2 किलोग्राम। मास दिया है और फोर्स ऊपर दे रखा है। हैंस द पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द पोजीशन। इस पोजीशन से, ये R1 है, इस पोजीशन में चला गया है। द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द पार्टिकल इज। तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो निकाल लेते हैं भाई। तो फोर्स हमको दे ही रखा था 3I + J, और रही डिस्प्लेसमेंट की बात जिसे आप डेल्टा R कहते हैं, तो ये होता है R2 - R1। R2 की वैल्यू है 4I + 3J - K माइनस R1 यानी 2I + K कैप। 4I में से 2I घटा तो 2I बचा। J है नहीं तो 3J रहा। K में -K और -K मिलके -2K हो गया। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ गया। अब वर्क डन निकालना है, बड़े आसानी से निकाल लो भाई। वर्क डन रहा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू थी 3I + J डॉट 2I + 3J - 2K, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो। डॉट प्रोडक्ट में तो भाई I का I से करते हैं, 3 2 6 हो गया। J का J से करते हैं, फिर 3 हो गया, और K इसमें है ही नहीं, तो टोटल मिला के 9 जूल आपका आंसर आ गया। बस सबसे आसान सवाल ये रहा C, 9 जूल आपका आंसर। आसानी से नोट कर लीजिए, सवाल खत्म हो जाता है ये। तो बच्चों, वीडियो खत्म करने से पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि नीट फिजिक्स का बेस्ट रिसोर्स होता है एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्लास 11 12 दोनों के, और 10 साल के पीवाईक्यूज। अगर आप ये तीनों लगा चुके हैं तो आपके लिए खुशखबरी, गुड न्यूज है, आप सही पाथ पर हैं। और अगर आपने नहीं लगाया, आप चाहते हैं इसमें आपको मदद मिल जाए, तो मैंने आपके लिए बना दिया है नीट संपूर्ण कोर्स। इसके अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11 12 फिजिक्स दोनों की वीडियो सॉल्यूशंस में मैंने बड़ी आसान भाषा में रिकॉर्ड किए हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल्स वीडियो फॉर्मेट में, सुपर इजी लैंग्वेज में, और 10 साल के नीट के पीवाईक्यूज की भी रिकॉर्डिंग आपको मैंने करके दी है एकदम आसान भाषा में। नीट संपूर्ण के अंदर टोटल क्वेश्चंस है 1254, जिसमें 634 क्वेश्चंस है नीट के पीवाईक्यूज, और बचे हुए 620 क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी एग्जांपल्स और एक्सरसाइज। तो नीट संपूर्ण आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकता है। तो जो बच्चे नीट संपूर्ण लेना चाहते हैं वो अरविंद नीट चैनल, अरविंद नीट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा। अरविंद नीट के ऐप के स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां नीट संपूर्ण मिलेगा। उसको लेकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और काफी हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद नीट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुपर इजी फिजिक्स विद अरविंद सर। थैंक यू, गुड लक टू यू, बाय।